चलिए नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नया सेशन चालू करेंगे। प्रैक्टिस सेट की जो मैं सेशन चला रहा हूँ, फिजिक्स की 3 प्रैक्टिस सेट हो गई हैं। 80-82 क्वेश्चन करीब करा दिया था। आज हम लोग काम करेंगे केमिस्ट्री पे। किस पे काम करेंगे मेरे भैया जी? केमिस्ट्री पे काम करेंगे। और इसमें भी करीब 90 क्वेश्चन हैं, 90 क्वेश्चंस के करीब हैं, है ना। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ एकदम। ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर आप अपने दिमाग में रख लिए तो किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, मैं एक क्वेश्चन के साथ दोनों तीनों चारों ऑप्शंस पर भी थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये आपके लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होने वाला है मेरे मित्र, चाहे जिस परीक्षा में आप बैठिए। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेकिन याद रखें कि वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इसको लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए लिंक को, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें। जब जितने अधिक जुड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे मुझे इतना ही आता है या मुझे इतना अच्छा आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लिया करिए। 12:15 पे जब मैं इसका शुरू करूं आपका प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग एकदम सब लोग मेरे साथ एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाया करिए, जिससे आपका अधिक से अधिक फायदा हो मेरे भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने लाके रखा मैंने। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? वह जल जो पानी लगाने पर वह जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं देता। झाग का मतलब आपको बता दूं, झाग का मतलब होता है फेन। झाग का मतलब होता है फेन। वही जब हम लोग लगाते हैं, फेन होता है। जैसे शैम्पू लगाते हो सिर में, साबुन लगाते हो, सेंट का कमाल साबुन में ब्रीज हेमा लगाते हो, तो देखो अपने यहाँ क्या होता है कि फेन आता है। लेकिन यदि वो जल खारा जल है, अगर वो जल खारा जल है, तो उसमें क्या रहता है कि इसके साथ कभी भी फेन नहीं होता। इसी खारा जल को ही एक नाम से और जानते हैं, कठोर जल। कठोर जल, इसी को खारा जल को एक और नाम से जानते हैं, कठोर जल। मेरे भैया याद रखना कि कभी भी खारा जल दे दे, कठोर जल दे दे, हार्ड वाटर दे दे, आप तीनों को एक ही समझोगे। अब बात आती है कि सर खारा जल में साबुन लगाने पर झाग क्यों नहीं देता है? साबुन लगाने पर झाग क्यों नहीं देता? तो उसका कारण क्या है? देखिए पूरी चीज लिख तो नहीं पाऊंगा, मैं बोलता रहूंगा, आप लोग ध्यान से सुना करिए मेरी बात को। एकदम ईयरफोन हेडफोन आप लगा करके तब ध्यान से आप लोग वीडियो लेक्चर देखा करिए ये सब। ठीक है भैया, तो खारा जल जो होता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इसमें बाइकार्बोनेट, इसके बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, इसमें सब मिले रहते हैं। इसीलिए क्या होता है कि कठोर जल में जब ये सब कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन उपस्थित हो जाते हैं, तो इसके कारण ये भारी जल फेन नहीं बना पाता, झाग नहीं बना पाता। हाँ, एक कंडीशन पे बना पाता है, कब जानते हैं? जब इसका अवक्षेपण हो जाए, अर्थात जब ये नीचे एकदम बैठ जाए, तो ऊपर वाला पानी आप निकाल लीजिए और इस पानी से अगर आप साबुन लगा के नहाएंगे तब आपका आराम से एकदम बढ़िया फेन करेगा। अब याद रखिए, अब एक बात और याद रखिए, क्या कि अगर आपके पास कठोर जल है, अगर आपके पास कठोर जल है, तो इससे न तो आप इसे पी सकते हैं, न तो आप पी सकते हैं, न तो आप इससे कपड़े धो सकते हैं, कपड़े धोना, न तो कपड़े धो सकते हैं, न तो आप इससे खाना बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। ये सब काम न तो पीने के लिए अच्छा होता है, न तो कपड़े धोने के लिए अच्छा होता है, न तो खाना पकाने के लिए अच्छा होता है। ये इन सब चीजों के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए आप देखे होंगे कि अगर दाल वगैरह पकाई जाती है और अगर ये खारा पानी है तो दाल देखिए इसे खड़ी खड़ी रह जाती है, दाल पकती नहीं है। हमारे यहाँ यही कंडीशन होती है। हमारे यहाँ अधिक से अधिक जो जल हैं वो कठोर जल हैं, कठोर जल है। इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, खाना बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, पीने के लिए भी उपयुक्त नहीं है, कपड़े धोते हैं तो वो बहुत अच्छे से साफ नहीं होता, उसके रंग क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक भैया, चलिए अब ये प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? पहले तो प्रशांतक जानिए। प्रशांतक क्या होता है? प्रशांतक क्या होता है, जैसे मान लीजिए मानसिक तनाव है,
डिस्टर्बेंस है, मेंटली स्ट्रेस अगर है तो उसको कम करने के लिए मेंटल स्ट्रेस जो होता है, मानसिक तनाव, इन सब चीजों को कम करने के लिए औषधियों का प्रयोग किया जाने वाला मतलब जो औषधि प्रयोग की जाती है उसी को हम लोग प्रशांतक कहते हैं, प्रशांतक औषधि कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रशांतक औषधि होती है वो कौन होती है? वो होती है वैलियम। वो कौन होती है? वैलियम होती है। वैलियम ये औषधि जो होती है, अगर आपको मानसिक तनाव वगैरह है तो उससे थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा होता है? तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, अगली परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय जो तत्व होता है वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों होता है? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। अगला प्रश्न है, आच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं? वायु से नमी को अवशोषित करने के गुण को क्या कहते हैं? तो भैया इसके गुण को हम लोग प्रस्वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्वेदन कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ का वायु से नमी की अवशोषण करने को हम लोग क्या कहेंगे भैया? प्रस्वेदन कहेंगे। जैसे किसी प्रस्वेद्य पदार्थ, जैसे मतलब जो अवशोषित किया हुआ पदार्थ होता है, जैसे NaOH हो गया, अब आपको एक दूठ लिख दूं, NaOH हो गया, KOH हो गया है, या शुष्क मान लीजिए CaCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, या मैग्नीशियम MgCl2 हो गया, MgCl2 हो गया आदि। अगर इन सब चीजों को वायु में रख दिया जाए तो इसका जो शुष्क होता है ये जलीय विलयन में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब क्या कि ये लोग क्या करते थे? वायु की नमी को सोखते थे और जैसे वायु में रखे इसमें नमी आ गई, मतलब ये धीरे 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 इसका क्या बनने लगा? जलीय विलयन बनने लगा, जलीय विलयन बनने लगा। तो आप सबको क्या याद रखना है कि आच्छादन किसे कहते हैं या अनावरण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वायु से नमी का खींच लेना, अवशोषित कर लेना ही क्या कहलाता है? आपका आच्छादन कहलाता है। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? नाइट्रिक अम्ल, पहले सूत्र जानो। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3, HNO3, इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, जैसे सोना है इसको AU कहते हैं। AU मतलब ये है तो गोल्ड, लेकिन इसका नाम होता है ऑरम, तो इसलिए इसका सूत्र बनेगा AU। तांबा का CU, चांद ये हो गया। ठीक है, सोना का यार AU है, इसका AG होता है, अर्जेंटम। ठीक है, और निकल का NI आप लोग जानते ही होंगे, ये इसके एलिमेंट के नेम होते हैं। तांबा का CU होता है कॉपर, ये आप लोग जान गए होंगे। अब देखिए इसे मैं मिटा देता हूं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होगा HNO3। अब देखिए कह रहा है नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो धातु जो होती है सोना, जो होती है सोना, इस पर ये बेअसर होता है। नाइट्रिक अम्ल सोना पर क्या होता है भैया? बेअसर होता है। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, क्या कि अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? अगर मान लीजिए आग का कोई दुर्घटना हो गई तो उसमें सबसे अधिक क्या ताप पैदा करेगा, क्या गर्मी उत्पन्न करेगा? तो मेरे दोस्त पॉलीमर, पॉलीमर सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न करता है। अच्छा, एक और बात आपको बताते चलें कि जैसे मान लीजिए आग वाग लग जाती है तो जो आग को बुझाने वाले लोग होते हैं वो जो कपड़े पहने रहते हैं वो किसके पहने रहते हैं? थोड़ा सा मैं यहां पर इसे ऊपर बढ़ा करके लिखता हूं। तो वो लोग जो कपड़े पहने रहते हैं वो नोमेक्स, 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 या एक चीज बड़ा सा नाम इसका और होता है पॉलीबेंजीमिडाजोल, पॉलीबेंजीमिडाजोल, मिडाजोल,
जोल बोल रहा हूं बार बार, आप उससे अच्छे से अपना लिख लिया करिए। इस पे देखिए बहुत अच्छा लिखते नहीं बनता है ना। तो नोमेक्स या पॉलीबेंजीमिडाजोल, और जो उसके बाद इसी को हम लोग अगर अच्छा पॉलीबेंजीमिडाजोल अगर आपको न याद हो तो पॉलीबेंजीमिडाजोल पीबीआई नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, और हेलमेट लगाते हैं। इससे क्या होता है, उनसे उनकी सुरक्षा होती है, आग से थोड़ी सी सुरक्षा होती है, इन्हीं के बने हुए कपड़े होते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि अग्निशामक जो अग्निशमन करता होते हैं वो किसके कपड़े पहने रहते, तो आप बता दीजिएगा नोमेक्स के या पॉलीबेंजीमिडाजोल के। ठीक भैया, चलिए आगे। अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? मतलब जैसे हम लोग ठंडी में देखते हैं माचिस जला रहे माचिस जला रहे माचिस जला रहे, लेकिन आग नहीं पकड़ रही है, ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो वही इस प्रश्न के माध्यम से वो जानना चाहता है कि अग्नि कब ज्वलनशील नहीं हो पाती है। हवा में ऑक्सीजन 30% से कम हो तब, या हवा में ऑक्सीजन 25% से कम हो तब, या हवा में ऑक्सीजन 20% से कम हो तब, या हवा में ऑक्सीजन 15% से कम हो तो। अब आप जानते हैं कि आग को जलाने में सहायक जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। वो कौन होती है? ऑक्सीजन होती है। अब मेरे भैया अगर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो तो वो ज्वलनशील नहीं होगी, ये हमारा प्रश्न है कि अग्नि ज्वलनशील कब नहीं होगी, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यदि कभी भी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम हो जाती है तो वो आग ज्वलनशील नहीं होती है, लेकिन अगर वो 15% से अधिक हो जाती है तो वो आग ज्वलनशील होती है। जैसे इस समय आप अगर आग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इस समय ऑक्सीजन की मात्रा हवा में 15% से कम नहीं बल्कि 15% से बहुत ज्यादा है। तो अगर आप आग लगाएंगे गर्मी में तो धड़ाक से देखेंगे पूरा पकड़ता हुआ चला जाता है। तो इस समय ये पता लगे जाता है कि हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 15% से अधिक है, और अगर 15% से कम हुई तो आग लगना संभव नहीं है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? अब जानते हैं कि आप ये नोबेल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है आपको जो बताना है, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जो एक ही विषय में 2-2 बार नोबेल पाया है? आप जानते हैं, कहने को तो आप मैरी क्यूरी को भी कह सकते थे, मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, इन सब को भी कह सकते थे, लेकिन ये लोग 2-2 सब्जेक्ट में पाए हैं। ये फिजिक्स में पाए हैं और केमिस्ट्री में भी पाए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पाए हैं, ये 2-2 सब्जेक्ट में 2 बार नोबेल ये भी पाए हैं। लेकिन नहीं, वो कह रहा है एक सब्जेक्ट में 2 बार नोबेल पाए हो, ऐसे व्यक्ति का नाम आप हमको बताइए, एक सब्जेक्ट में 2 बार नोबेल। तो ये हैं जॉन बर्दीन। ये कौन है? जॉन बर्दीन। इन्होंने दो पुरस्कार। अब थोड़ा सा इनके बारे में, जॉन बर्दीन के बारे में जान लीजिए, नया नाम आप सबको लग रहा होगा, जॉन बर्दीन। जॉन बर्दीन के बारे में जानिए। जॉन बर्दीन जो थे ये एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे, एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, ये अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे। ठीक, और इसी के साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे। बड़ी मजे की बात तो ये है कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे। अब देखिए, इनको जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक बार 1956 में मिला था और दूसरी बार मिला था 1972 ईस्वी में। इनको दो मतलब किस में मिला था? फिजिक्स के ही क्षेत्र में मिला था। फिजिसिस्ट थे, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार मिला था, फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार मिला था, एक 1956 में मिला था, एक 1972 में मिला था। अब देखिए, मैरी क्यूरी को भी 2 बार मिला है, लेकिन एक बार इनको भौतिक विज्ञान के लिए मिला है और दूसरी बार रसायन विज्ञान के लिए मिला है। आप लोग इंटरमीडिएट में रेडियोधर्मिता पढ़े होंगे, तो उसमें देखिए मैरी क्यूरी के बारे में, उनका प्रयोग के बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको जॉन बर्दीन के बारे में भी पता चला गया होगा और उनके पुरस्कारों के बारे में भी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? विभिन्न विषयों में अभी कुछ देर पहले ही हम अभी बता के खत्म हुए कि मैरी क्यूरी जो थी, इनको 2 विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक बार आपको मिला है फिजिक्स में और एक बार आपको मिला है किसमें भैया?
केमिस्ट्री में। तो 2 बार इनको भी मिले हैं, एक बार फिजिक्स में मिला है और एक बार किस में मिला है, केमिस्ट्री में मिला है। ठीक सरकार। अब देखिए, ये मैडम क्यूरी जो थे वो भौतिक शास्त्री तो थे ही थे, साथ ही साथ ये रसायन शास्त्री भी थी, है ना। ये क्या थी, अच्छा बहुत लोगों को ये भी पता चल जाता है कि मैडम क्यूरी जो है वो पुरुष थे। नहीं नहीं भैया, ये महिला थी, और जो पियरे क्यूरी थे ये इनके पति थे। ये दोनों पति पत्नी थे, है ना, और दोनों साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे लेवल के साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ये लोग, अच्छा एक और बात बता दूं कि ये जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली अगर पहली महिला कभी पूछे तो आप मैडम क्यूरी को लगाएंगे, क्योंकि मैडम क्यूरी पहली महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, और 2 विधाओं में पुरस्कार जीता था। ये दो विधाओं में ये पुरस्कार जीती थी। तो जो पहला पुरस्कार इनको मिला था वो मिला था मेरे सरकार 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में इनको पहला पुरस्कार मिला था। और जो ये पुरस्कार मिला था इनके पति पियरे क्यूरी के साथ मिला था, पियरे क्यूरी के साथ मिला था। और दूसरा मिला था 1911 ईस्वी में रसायन विज्ञान के, इनको ये वाला फिजिक्स के लिए मिला था पियरे क्यूरी के साथ, और ये वाला मिला था किसके साथ, रसायन विज्ञान के साथ, रसायन शास्त्र में। ठीक, ये तो 2 बार मैडम क्यूरी को भी मिला है, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है, आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है। अब देखिए, किस ग्रुप और पीरियड में स्थित होने की बात है, तो आप जानते होंगे जो आवर्त सारणी है उसमें ऐसे 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 पूरा ग्रुप बनाया गया है, ऐसा पूरा ग्रुप बनाया गया है ना। तो इस ग्रुप में ये पूरे यहां से यहां तक जो है, इस ग्रुप में कह रहे हैं कि इसमें अगर आपको फ्लोरीन रखना हो तो फ्लोरीन फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में आएगा। तो फ्लोरीन, ये देखिए इधर पीरियड है, इधर पीरियड है ना, इधर पीरियड है, और ये वाला जो है, ये जो खड़ा खड़ा ऐसे ऐसे है, इसी को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ठीक, तो ये जब आप आएंगे तो यहाँ पे फ्लोरीन आएगा। 18 ग्रुप हैं, उसमें से ये 17वें ग्रुप में, आपके 17वें ग्रुप में फ्लोरीन आएगा। और पीरियड देखें तो एक पीरियड ये, 2 पीरियड ये, तो दूसरे पीरियड और 17वें ग्रुप, तो 17वें समूह और दूसरे पीरियड में कौन आएगा आपका, ये वाला पीरियड, 17 ग्रुप और 2 पीरियड, तो फ्लोरीन आपका आएगा 17वें ग्रुप और दूसरे पीरियड में। ठीक भैया, अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए बहुत लोग भ्रमित रहते हैं, इसे बहुत लोग गलत भी करते हैं। हमने क्या है, प्रश्न क्या है, जरा इसे पढ़ते हैं। जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। देखिए झम से जैसे ये मिलेगा तुरंत ये लगा देंगे लड़के, लेकिन ये वाला सही नहीं है, ये वाली बात सही नहीं है, इसमें ये आपको नहीं लगाना चाहिए। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के आपका जल बनाता है। तो ये तो हाइड्रोजन का 2 अणु नहीं है, ये तो एक ही है। अगर ये एक ही है तो ये कैसे मिलेगा, 2 अणु होना चाहिए, इसका मतलब 2H2 होना चाहिए। और ये जो O2 है ये O है, ये O नहीं बल्कि O2 होना चाहिए, तब जाकर के आपका बनेगा 2H2O। देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये 2 ऑक्सीजन है तो 2 1 का 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, ये समीकरण बैलेंस हो गया। इसका मतलब जो हमारा सही विकल्प होगा वो डी वाला होगा, 2H2 + O2 = 2H2O। ठीक, जल बन के तैयार हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। 12वां क्वेश्चन लिखा है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है। तो याद रखिएगा कि कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है, कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है। अब आपको संयोजकता निकालना थोड़ा अगर मान लीजिए कम आता होगा तो आप एक बात जान लीजिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे तत्व होते हैं, तो इनकी परमाणु क्रमांक और परमाणु भार संख्या होती है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 2C, मतलब ये जो C है, 6 है, यही इसका परमाणु क्रमांक है। तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बहुत सारे नियम है ना, लेकिन मान लीजिए हम लोग नील्स बोर के नियम से करते हैं, तो इसे करेंगे 2 4 ना,
2 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 4, आ गया कितना 2 4, 2 4 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जो इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो जैसे ये मान लीजिए ऐसे ऐसे परमाणु बनते हैं, यहाँ पर तो न्यूक्लियस होता है, इसका ये ऐसे ऐसे कोष बनता है। तो पहले कोष में अगर हम लोग देखेंगे तो ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, और दूसरे कोष में अगर हम लोग देखेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन नील्स बोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 नहीं बल्कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 8 18 32 होता है, तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो ये जो 4 है यही इसकी क्या है भैया, वैलेंसी है, इसकी यही संयोजकता है। ठीक, इसका मतलब इससे किसी को जोड़ना होगा तो इसे 4 और चाहिए होगा, जब 8 होगा तभी ये बन पाएगी। इसीलिए आप देखते होंगे कार्बन जब लिखा रहता है तो ऐसे लिखा रहता है, इसका मतलब यहाँ 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 पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये देखिए CH4 बन गया मेथेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो जो C2H6 है वो एल्केन प्रकार का है। C2H6 जो है वो एल्केन प्रकार का है। इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। तो अगर मान लीजिए इसकी जगह आप देख रहे हैं कार्बन 2 रखा गया, अगर 2 रख दीजिए तो ये हो जाएगा C2H, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूना 4 2 6, ये आ गया आपका C2H6। तो ये जो फार्मूला होता है वो एल्केन ग्रुप का होता है, मतलब इसके लास्ट में ANE जोड़ा जाता है। तो ये जो है आपका ये एथ था, मेथ एथ, तो एथ में अगर आप जोड़ेंगे तो बनेगा ये एथेन। क्या बनेगा, एथेन। ठीक है, तो ये किस ग्रुप का है, एथेन, एन आ रहा है ना, तो इसलिए ये एल्केन ग्रुप का है। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 क्या है, जरा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्या कहलाता है। अब देखिए वह ताप, पहले तो कुछ बातें और समझिए। जैसे कोई वस्तु ठोस है, कोई वस्तु ठोस है और वह द्रव अवस्था में चली जाती है, द्रव अवस्था में चली जाती है, जैसे आप मलाई वगैरह खाते होंगे या बर्फ वगैरह देखते होंगे, वो ठोस अवस्था से पानी के रूप में कब पहुंचती है, जब वो गलती है। क्या करती है, तो इसी क्रिया को हम लोग गलन कहते हैं। क्या कहते हैं, गलन। और जिस ताप पर गलती है उसे हम लोग गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। तो यहां पर क्या पूछा, वह ताप, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आती है, तो वह ताप पूछ रहा है, तो वो गलन नहीं होगा बल्कि क्या होगा मेरे भैया, गलनांक होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गलनांक। ठीक है, क्लियर है कि नहीं भैया, यहां तक बताइए, जल्दी आप लोग हमको बताते चलिए कि यहां पर क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। अरे वाह यार, 5 लिख दिया गया है, कट गया है, 15 समझ लेना तुम लोग अपने आप से। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो ये बात बहुत सरल है। गोबर गैस में भैया मीथेन होती है, और इसकी मात्रा अगर कभी पूछ ले तो लगभग ये 75% होती है, 75% होती है ये गोबर गैस में जो मेथेन की मात्रा होती है 75। धान के खेत में, धान के खेत में भी अगर कभी आप जाएंगे, धान के खेत में भी, तो वहां पर मेथेन की बदबू आती है, मेथेन, धान के खेत में भी मेथेन रहता है। प्रश्न भी पूछा है इससे SSC में, तो मेथेन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए देखिए इंटर में ही ये दिया गया था, तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हम लोग यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। पोखरण पिक्चर देख लीजिएगा, जो लोग नहीं देखे होंगे, उसमें बम बनाने वाला बात आई है, यूरेनियम 235। और थोरियम भी प्रयोग किया जाता है ना, थोरियम और यूरेनियम प्रयोग किया जाता है, तब परमाणु बम बनता है। और एक बात और बता दूं आपको, जो परमाणु बम होता है, जो परमाणु बम होता है, ये विखंडन अपक्रिया, परमाणु बम, परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर काम करता है, नाभिकीय
विखंडन की प्रक्रिया पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन क्या होगा, पहले एक टूटेगा 3 में, फिर ये एक टूटेगा 3 में, फिर ये भी 3 में, फिर ये भी 3 में, मतलब 3, 9, 27, 81 ऐसे ये टूटता हुआ चला जाएगा। इसे विखंडन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन बम भैया ये परमाणु बम से भी बहुत खतरनाक है। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम ये क्या है ना, ये भैया ये समझ लीजिए परमाणु बम का भी बाबूजी हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अगर मार दिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को मारे नहीं, कोई टेंशन दे दिए, चिंता दे दिए, तो आदमी हर पल मरेगा, हर पल मरेगा, हर पल मरेगा। जब जब याद तेरी तड़पावे से तब तब वो मरेगा भैया। तो ये हाइड्रोजन बम जो होता है वो इसी तरीके का है। इसमें क्या होता है, ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर काम करता है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर, मतलब ये एक बार बोल गया, एक बार विस्फोट किया, लोग मरे, फिर ये संलयित होने लगा, संलयित होने लगा, फिर संलयित होने लगा, और फिर ये प्रोग्राम करने तक का बड़ा हुआ, फिर विस्फोट हो गया। ऐसे ऐसे ये होता रहता है और ये चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन और हीलियम है, ये 2Hi4 पे होता है, तो ये तो कभी खत्म होगा नहीं, हाइड्रोजन तो कभी खत्म होगा नहीं, इसीलिए संलयित होता रहता है और विस्फोट करता रहता है। इसीलिए हाइड्रोजन बम सबसे ज्यादा खतरनाक बम होता है। इसलिए भैया कभी इसको आप लोग न मारना, आप सबका सही है नहीं। 16। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे। भारी पानी की खोज किसने की थी? अभी बताया था भारी पानी जो जिसमें साबुन लगाने पे झाग नहीं देता, पीने के लिए अच्छा नहीं, खाना बनाने का, चलिए ये सब अभी बताया था। तो अब ये कह रहे हैं भारी पानी की खोज किसने की थी? तो भारी पानी की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे मेरे बाबूजी, वो कौन थे? यूरे थे। वो कौन थे? यूरे थे। यूरे ने 1931 ईस्वी में, कब? 1931 ईस्वी में यूरे ने भारी जल की खोज की थी भैया। इसका बाद अच्छा, अब एक और प्रश्न आपको यही बताते चलो, ये जो भारी जल है ये प्रयोग कहां किया जाता है? भारी जल जो है ये कहां प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टर होते थे, परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर बिजली बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे, अभी भी किए जाते हैं परमाणु रिएक्टर। जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, अब भैया किसी चीज में अगर आप देखेंगे जैसे रेडिएटर वगैरह होता है, तो क्या होता है, कुछ देर काम करते 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 गर्म हो जाता है। तो ऐसे ही इसको गर्म हो जाने से इसको ठंडा करने के लिए, या आप कह सकते हैं मंदक के रूप में, किसके रूप में? मंदक के रूप में इसको परमाणु भट्टियों में, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब एक और आप हमको बात बताइए कि अगर भारत में कभी ये पूछ ले कि भारत में पहला जो भारी जल संयंत्र था वो कहाँ स्थापित किया गया था और कब स्थापित किया गया था, तो याद रखिए कि ये नांगल में, नांगल, ये नांगल कहाँ है? पंजाब में ना, नांगल में, पंजाब भी लिख देता हूं, पंजाब। कभी नांगल आए तो नांगल लगाना, पंजाब आए तो पंजाब लगाना। ये पंजाब में स्थित है और सबसे पहले इसको पंजाब में स्थित किया, और कब स्थित किया गया था भैया? जो 1962 में, 1962 में सबसे पहले ये संयंत्र तैयार किया गया था। ठीक, चलिए सीख रहे हैं ना अच्छा खासा आप लोग? बताओ यार कुछ तुम लोग, यस नो कुछ तो बोलो, कमेंट किया करो। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, ये मत सोचा करो मैं कमेंट नहीं पढ़ता, सबके कमेंट पढ़ता हूँ, सबके कमेंट देखता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छा जवाब दे रहे होते हैं। जैसे कुछ बच्चे टेस्ट में, उस दिन मैं टेस्ट कराया था तो टेस्ट में बहुत अच्छा जवाब दिए थे। जैसे अब शेषमणि विश्वकर्मा थे, सुधा तिवारी थी, राजश्री सिंह थी, पवन उमर वैश्य थे, बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे थे बेटा। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोग रेगुलर नहीं हो पा रहे हो। रेगुलर रहोगे, पूरी वीडियोज देखो, पूरे लेक्चर्स को देखो, तब आपको आराम से एकदम जबरदस्त तरीके से सब कुछ आता रहेगा और अच्छे तरीके से ये आपको क्वेश्चन भी दिख रहे हैं, ऑप्शन भी बता रहा हूं, कहीं भी हो आप यहाँ पे इससे पढ़ सकते हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहा है भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो भारी मशीनें होती हैं, जो बड़ी मशीनें होती हैं, उसमें लुब्रिकेंट के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, ये आपका प्रश्न है। तो आप जान जाइए कि भारी मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अब एक और बात यहीं पे देख लेते हैं, ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जैसे कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट भी है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट देखें आप सब? नहीं देखें? पेंसिल में जो काला काला लगा रहता है, देखें? पेंसिल में जो काला काला लगा रहता है,
ये ऐसे निब वाली जो होती है, ये जो नहीं हम लोग इधर जैसे इसे इसे इरेज करते हैं तो इधर काला काला ये निकलता है, इसी को हम लोग, ये काला काला वाला जो होता है इसी को हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक, जैसे ग्रेफाइट भी होता है, हीरा होता है, ये सब कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है, और ये क्या होता है जब भारी मशीनों में प्रयोग करते हैं तो ये स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट एकदम आसान कर देता है वहां पर चीज करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा गया है, पढ़िए जरा। कॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? कॉम्पटन प्रभाव, तो कॉम्पटन प्रभाव जो होता है वो यक्स किरणों में होता है, यक्सरे में होता है। वो किस में होता है? यक्सरे में होता है। अच्छा, अब बात आती है कि इसके बारे में किसने बताया था? तो ये जो कॉम्पटन है इनका पूरा नाम था एसी कॉम्पटन। क्या नाम था? एसी कॉम्पटन। एसी कॉम्पटन ने सबसे पहले ये बताया था कि इलेक्ट्रॉनों में जब प्रकीर्णन होता है तो यक्स किरणों की आवृत्ति बदल जाती है, जिसके लिए इन्हें 1928 में भैया नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। कॉम्पटन को 1928 ईस्वी में क्या दे दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। इसी कॉम्पटन प्रभाव के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या है? एसी कॉम्पटन। कभी कोई आपसे पूछ ले कि यक्स किरणों को जो कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है, किस पे होता है, तो यक्स किरणों पे होता है। कि इसकी खोज किसने की थी? तो कॉम्पटन ने की थी। 1928 में इनको क्या मिला था? उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो प्रोटॉन का, देखिए भाई ये सब चीजें रटने वाली हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 1.6726 ये वाला होता है, इंटू 10⁻⁻20। याद रखिएगा, यही गड़बड़ गड़बड़ करके आपसे देता है हर बार। ठीक, प्रश्न संख्या 20 हो गया। अब आज की लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे। 20 क्वेश्चन आज हमने आपको कराए हैं। ये 20 क्वेश्चन के आगे मैं 21 नंबर क्वेश्चन से लेकर के आगे कराऊंगा अगले लेक्चर में। आप लोग इसको देखते रह कर देखिए। मैं बहुत बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपको एक ही दिन में नहीं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब हम आधा घंटा पौना घंटा पढ़ लेते हैं तो हमारा मन थोड़ा सा लगना कम हो जाता है। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप पूरा देखा करो। जब पूरा देखोगे तब आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है मेरे भाई, तब तक आप सब क्या करेंगे? वही 3 काम, लाइक करिए, शेयर करिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कर दीजिए, नहीं तो अधिक से अधिक लोगों को आप हमारे साथ जोड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम लोग बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल आपको दे